तो आखिरकार वर्तमान में क्या कुछ स्थितियां हैं, क्योंकि उपचुनाव को लेकर के कवायद लगातार तेज होती हुई और आज नाम वापसी का आखिरी दिन और आखिरी दिन का भी समय समाप्त होने के बाद किस तरह की तस्वीरें जानने के लिए सीधे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। सतना से आदिल हमारे साथ हैं। सबसे पहले सतना का रुख करेंगे। आदिल, सतना में क्या कुछ आखिरी तस्वीर है? अब नाम वापसी का भी आज आखिरी दिन और उसका भी समय समाप्त हो गया है। बिल्कुल, हमें सबसे बड़ी बात बताएंगे। जैसा कि सतना जिले में जो रेगांव विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, उसमें से 20 प्रत्याशियों ने नामांकन उम्मीदवार के तौर पे खड़े थे, 20 बजे थे, लेकिन आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। ऐसे में जो भाजपा के जो बागी जो नेता थे, जो ने उम्मीदवार 5 उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया था, क्योंकि भाजपा ने प्रतिमा बागड़ी को जहां टिकट दिया था, 5 जो दावेदारी थे भाजपा के स्वर्गीय जुगल किशोर बागड़ी, जिनके निर्धन से सीट खाली हुए थे, उनके जो बड़े पुत्र पुष्पराज बागड़ी, वह उनकी एक बहन थी गया बागड़ी, और जो पुत्र बहू थी वंदना देवराज बागड़ी, तीनों ने नामांकन दाखिल किया था। वह दो अन्य भाजपा के थे, उनने भी नामांकन दाखिल किया था। ऐसे में 8 तारीख से भाजपा को काफी दिक्कत का और काफी सामना करना पड़ रहा था कि ऐसे जब उपचुनाव दमोह में हुआ था तो कहीं ना कहीं बागी विधायकों ने वहां भी नामांकन दाखिल किया था, जिससे सीट खाली हुई थी दमोह में। ऐसा वहां पे गलती न हो पाए, इसको लेकर लगातार बैठक जारी किया गया था। कल मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी वंदना देवराज बागड़ी के घर पे लगभग 2 घंटे मीटिंग चली, बैठक चली। उनको आश्वासन दिया गया है कि स्वर्गीय जो बाबूजी थे, जो जुगल किशोर बागड़ी, उनके सम्मान में जो भी कभी नहीं हुआ वो आपके सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचेगा, आपके सम्मान में ठेस नहीं पहुंचेगा। उनके नाम से उनके याद में जो काम विकास नहीं हो पाया था, उनके याद में काम किया जाएगा, ऐसे मनाने में लगी रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात को बात तो मान ली थी वंदना देवराज बागड़ी ने, लेकिन आज दोपहर को 2 बजे तक जब कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र वापसी लेने नहीं पहुंची, तो ऐसे में फिर से खलबली भाजपा में पड़ गई कि कल तो बात बन गई थी, आज आखिर क्या हुआ। ऐसे में जब पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गंगनेन्द्र प्रताप सिंह है, क्योंकि पूरा संगठन भाजपा का लगा था मनाने के लिए, लेकिन नहीं मना पाए। फिर आखिर गंगनेन्द्र प्रताप सिंह जो वो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थे, वो पार्टी में किसी पद में तो नहीं है, लेकिन वंदना पुष्पराज बागड़ी ने आखिर उनकी बात मान के और कलेक्ट्रेट में 3 बजने को जब 5 मिनट बचा था, जब वो कलेक्ट्रेट पहुंच के नामांकन पत्र दाखिल की। हेमंत, बिल्कुल, तो उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस से उठा लिया है और उसके बाद की जो तस्वीर कुल मिलाकर के वो भी अब साफ होती है यहाँ पर नजर आई है। आदिल, आप हमारे साथ बने रहिए। दौर संवाददाता भी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ ब्रिजेश जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ खंडवा की हम बात करें, अमित जायसवाल भी हमारे साथ हैं। ब्रिजेश का रुख करते हैं। ब्रिजेश, तमाम तरह की कवायद के बीच में क्या किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? आखिरी तस्वीर क्या नजर आ रही है? इस बार के उपचुनावों में दोनों ही दलों का सिरदर्द खुद के नेता ही बन गए थे। अगर हम जोपट की बात करें तो जोपट में भूरिया परिवार के कुछ लोगों ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी। दीपक भूरिया ने नामांकन दाखिल किया था निर्दलीय के तौर पर, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसी तरह रेगांव में जिस तरह हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बागरी परिवार में फूट है और बागरी परिवार से ही 3 जो बीजेपी के नेता रहे हैं, उन्होंने टिकट नामांकन पर्चा भरा था, लेकिन मान मनोबल के बाद आखिरकार उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति अब स्पष्ट होती नजर आ रही है कि कम से कम बागियों से चुनाव में मुकाबला तो नहीं होगा बीजेपी कांग्रेस का। हालांकि अभी भी आशंका ये बनी हुई जरूर है, हेमंत के नाम वापस भले ही ले लिया हो, लेकिन पार्टी का सहयोग ये तमाम नेता करेंगे या नहीं करेंगे। और इसीलिए चुनावी जासूस की बात आ रही थी कि दोनों ही दलों ने अपने नेताओं पर जासूस लगाए हैं, जो पल पल का अपडेट दे रहे हैं कि आखिर आगे की योजना इन नेताओं की क्या रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं स्थिति अभी फिलहाल चुनाव की साफ होती नजर आ रही है। जो मैदान में है वो नाम स्पष्ट हो चुके हैं, जो मैदान से बाहर हो चुके हैं वो नाम स्पष्ट हो चुके हैं। कांग्रेस बीजेपी का अब कोई एक नेता भी ऐसा नहीं है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन सामने चुनौती वही है, जैसा मैंने कहा कि अब ये पार्टी का साथ देंगे या नहीं देंगे, इस पर आगे बात बनेगी और उसी से चुनाव का परिणाम तय होगा। हेमंत, बिल्कुल ब्रिजेश, अब आखिरकार मतदाताओं पर ही निर्भर होगा कि जनता किसे चुनती है, लेकिन कवायद लगातार उसी तरह से देखने को मिल रही है। अमित भी हमारे साथ लगातार बने खंडवा से। अमित, खंडवा में किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त? क्या कुछ अपडेट है आपके पास खंडवा से? जी बिल्कुल हेमंत, मैं बता दूं कि खंडवा में 17 अभ्यर्थियों ने 20 नामांकन दाखिल किए थे और जब स्क्रूटनी हुई थी तो एक अभ्यर्थी का जो नामांकन पत्र है वो निरस्त हो गया था और इस तरह से यहां पर 16 अभ्यर्थी मैदान में बचे हुए थे। आज दोपहर 3 बजे तक का समय था कि जो अभ्यर्थी नाम वापस लेना चाहते हैं
वो वापस ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक भी आवेदन जो है नाम वापसी के लिए नहीं आया और अब मुकाबला 16 अभ्यर्थियों के बीच होगा। हम बता दें कि यहाँ मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राजनारायण सिंह पुरनी, उनके बीच ही माना जा रहा है। और यहाँ पर आज दिन भर ऐसा लगा भी नहीं कि दोनों ही प्रत्याशियों या उनके समर्थकों ने किसी से नाम वापसी की कोई कोशिश भी की हो। यहाँ पर ये बता दें कि भले ही नाम वापसी के लिए कोई कोशिश न की गई हो या कोई जो है आज नाम वापस नहीं हुआ हो, बड़ी बात यह है कि जो लोग नामांकन दाखिल नहीं किए हैं और जो नाराज हैं, उनसे पार पाना दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती होगा। खंडवा की स्थिति की अगर मैं बात करूं और यहाँ का जो एक नजारा दिखाना चाहूं, यहाँ पर जो प्रत्याशी मैदान में है उनकी स्थिति अगर दिखाना चाहूं तो यहाँ पर 16 प्रत्याशी मैदान में हैं और यहाँ पर जो कार्यालय है वहां पर उनकी सूची भी चस्पा कर दी गई है। राजनारायण सिंह, ज्ञानेश्वर पाटिल, ये 2 बड़े नाम हैं। इनके अलावा 3 अन्य नाम हैं जो पार्टियों से संबंध रखते हैं और 11 निर्दलीय प्रत्याशी खंडवा के चुनावी सभर में मैदान में हैं। खंडवा के जो ARO हैं प्रमोद कुमार पांडे, वे भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे यहाँ की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज क्या स्थिति रही? आज जो है नाम वापसी का 3 बजे तक का समय था, लेकिन निर्धारित अवधि में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया नाम वापसी के लिए। इस कारण जो है पूरे जो अभ्यर्थी बचे थे 16, सभी जो है वो अभी मैदान में है और आगे जो है उसकी जो तैयारी है हम लोगों की, उससे संबंधित तैयारी चल रही है। सर, जो है चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया हो गई? नहीं, चुनाव चिन्ह आवंटन की तैयारी चल रही है, वो प्रक्रिया अभी जो है शुरू होने वाली है। 16 जो प्रत्याशी होते, बैलेट यूनिट में भी 3 ही स्थान होता है। एक प्रत्याशी, चूंकि अब 16 प्रत्याशी और एक नोटा भी रहेगा, तो बैलेट की क्या स्थिति रहेगी? नहीं, बैलेट तो जितने प्रत्याशी रहेंगे प्लस नोटा करके जो मशीनों की जो आवश्यकता है वो मशीनों आयोग हमको उपलब्ध कराएगा और हम लोग पूरी अच्छी तरह से आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए और निर्वाचन संपन्न कराएंगे। तो हेमंत, यहाँ पर हम बता दें कि 16 प्रत्याशी मैदान में है और एक नोटा भी प्रत्याशी ही रहेगा, इसलिए बैलेट यूनिट 1 के स्थान पर 2 लगेगी और अब इसकी संख्या बढ़ जाएगी। अब जो फाइनल तस्वीर निकल करके आ रही है उसमें अगर यहां पर बात करें तो सीधा मुकाबला किन किन के बीच में नजर आ रहा है? जी, अगर खंडवा की बात करें तो सीधा मुकाबला आज के बाद जो तस्वीर नजर आ रही है, सीधा सीधा यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस के प्रत्याशी राजनारायण सिंह के बीच में ही नजर आ रहा है, क्योंकि अन्य कोई दावेदार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से बागी होकर यहां नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा था। किसी का नामांकन नहीं है, तो सीधा सीधा मुकाबला यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही नजर आ रहा है। अगर बाकी निर्दलियों की बात यहां पर करें तो क्या वो किसी तरह का इम्पैक्ट छोड़ पाने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे या फिर सिर्फ ये जो नाम है वो सिर्फ चुनाव के लिहाज से किसी ने सोचा कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व यहां पर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर खंडवा लोकसभा की बात करें और यहां का इतिहास उठाकर देखें तो अब तक 17 चुनाव हुए हैं और इनमें 9 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि 6 बार जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है, इसलिए हम इस बार भी यही स्थिति नजर आ रही है कि निर्दलियों से या अन्य पार्टियों के जो दावेदार हैं, प्रत्याशी मैदान में रहेंगे, उनसे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ऐसी फिलहाल तो कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी ये चुनाव है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि मतदाता किसके पक्ष में वोट करके आएगा। लेकिन जो अब तक का इतिहास है और जो अब तक की स्थितियां हैं वो ये बता रही है कि सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में ही होगा। और बाकी जो दावेदार हैं, ये हो सकता है कि जातिगत या राजनीतिक जो समीकरण है वो थोड़ा बहुत बिगाड़ सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रिजेश हमारे साथ है लगातार भोपाल से। अब ब्रिजेश, आपके पास आता हुआ और बड़ी बात यही कि अब जो तस्वीर साफ हो गई है उसके बाद में अगर सीधे मुकाबले की यहां पर बात करें, किन किन के बीच में सीधा मुकाबला और क्या कहा जाए, जो चुनावी सरगर्मियां अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल हेमंत, देखिए चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ गई हैं। पहला स्टेप चुनाव का जो था नामांकन का, वो आज पूरा हो गया है। आज नामांकन के वापसी की 3 बजे तक का टाइम मुकर्रर किया गया था और वो समय निकल चुका है। यानी नामांकन के पड़ाव से अब बाहर आ चुके हैं तमाम राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी, और इसीलिए अब दूसरा पड़ाव जो प्रचार का है वो तेज होगा।
बीजेपी ने पहले से ही शेड्यूल बना रखा है कि वो अपने जो केंद्रीय नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनको दशहरे के बाद मैदान में उतारेगी। हालांकि कांग्रेस के भी प्रचार तेज हैं, लेकिन जो वीआईपी और वीवीआईपी जो स्टार प्रचारक हैं वो कब मैदान में आएंगे, इसका शेड्यूल कांग्रेस ने फिलहाल तय नहीं किया है। कमलनाथ कल रवाना हुए हैं दिल्ली, कल रात को ही भोपाल से दिल्ली निकले हैं और दशहरे के बाद भी लौटेंगे। इसके बाद रणनीति बनाई जाएगी और शेड्यूल तय किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब दूसरा पड़ाव है प्रचार का, और प्रचार में फिलहाल बीजेपी लीड लेती कुछ एक स्थानों पर जरूर नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि आचार संहिता लागू होने के पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चारों जगहों पर जन दर्शन यात्राएं कर चुके हैं और तमाम प्रभारी मंत्री पहले ही चूंकि नियुक्त किए जा चुके थे 1.5 महीने पहले लगभग, तो उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया था। ऐसे में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की एक्टिविटीज मैदान में अब नजर आनी शुरू हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी फिलहाल लीड लेती नजर आ रही है, लेकिन जैसे कांग्रेस का दावा है कि आगे उसकी जो प्लानिंग है वो उसके मुताबिक आगे काम किया जाएगा और चारों सीटें कांग्रेस जीतेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों ने ही दलों ने अब पूरी ताकत अपनी झोंकनी शुरू कर दी है और इसका असर दशहरे के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल ब्रिजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। निवाड़ी से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो निवाड़ी का रुख करेंगे। निवाड़ी से विवेक डांगी हमारे साथ हैं। विवेक, अगर निवाड़ी की बात करें 3 बजे के बाद की तस्वीर क्या है? हेमंत जी, मैं आपको बता दूं कि 3 बजे के बाद की जो तस्वीर है वह एक प्रत्याशी ने यहाँ पर नाम वापस ले लिया है। कैलाश प्रसाद अहिरवार यहाँ से जो एक निर्दलीय उम्मीदवार है उन्होंने नाम अपना वापस लिया है। इस प्रकार अब निवाड़ी में 10 उम्मीदवार मैदान में है। सबसे बड़ी नजर यहाँ पर थी, लोग सोच रहे थे अखंड प्रताप सिंह यादव नाम वापस ले सकते हैं, मगर उन्होंने नाम वापसी नहीं ली और आज वो मैदान में है। बैट बॉल उनका चुनाव चिन्ह है और वो हमारे साथ इस समय कलेक्टेड कार्यालय में ही है। मैं पूछना चाहूंगा कि आप बैट बॉल से अब क्रिकेट खेलने की बारी है राजनीति की, तो कैसे आप इस पर खेलेंगे? मैं मतलब हम सबसे ज्यादा यहाँ मध्य प्रदेश की राजनीति पर खेला जाएगा। यहाँ दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह की सुनियोजित साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा और शिवराज सिंह वर्तमान में जो चतराई से यहाँ सामंती मतलब वही हमारे मुद्दे होंगे चुनाव के, और इसीलिए मैं चुनाव लड़ा हूँ और ईमान के साथ जो शिवराज सिंह और दिग्विजय सिंह साजिश कर रहे हैं उसको किस तरह से जो है हम जनता को हासिल करना चाहिए। प्रताप सिंह जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़ा इन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पर शिवराज सिंह और दिग्विजय सिंह बड़ी साजिश के साथ यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। बड़ी बात है, लोग इनके की बड़ी इंतजार कर रहे थे, शायद अखंड प्रताप सिंह का जो टिकट है वो वापस हो सकता हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मैदान में है और वास्तव में जो बीजेपी ने यादव टिकट यहाँ दिया है उस पर बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अखंड प्रताप सिंह यादव यहाँ पूर्व मंत्री रहे और इस क्षेत्र में काफी राजनीतिक दबदबा रखने वाली व्यक्ति है। बड़ी यहाँ पर जो दो लोगों में अभी मुकाबला देखा जा रहा था, कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है, लेकिन तीसरी टक्कर देने के लिए अखंड प्रताप सिंह जी मैदान में अपना बैट बॉल लेके राजनीति की क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ मैदान में साफ दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी से यहाँ एक कुशवाहा मोतीलाल जी का भी फॉर्म भरा हुआ है। कुशवाहा वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है, वो भी काफी इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर राजनीति का जो अखाड़ा है वाकई में देखने लायक बनेगा। जो पृथ्वी पर जो चुनाव है उन पर पूरा फोकस रहेगा। यहाँ पूरा प्रशासन, यहाँ के पूरे मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। बड़ी चुनौती बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। अहिराजपुर से हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, अहिराजपुर की तस्वीर की हम बात करें, 3 बजने के बाद की क्या तस्वीर है, क्योंकि 3 बजे तक ही नाम वापसी का समय था। दिलीप। बिल्कुल हेमंत, जो आज नामांकन वापस हुआ है उसमें से 2 कांग्रेस के निर्दलीय जो थे, जिन लोगों ने निर्दलीय फॉर्म भरे थे, कांग्रेस के ही बागी उम्मीदवार थे, उन दोनों ने नाम वापस लिया। इसके अलावा एक बीजेपी से जो थे उन्होंने भी नाम वापस लिया। मैदान में कुल 6 लोग मौजूद है, लेकिन टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मानी जा रही है। हेमंत। बिल्कुल दिलीप, आप कह रहे हैं कि जो आखिरी तस्वीर उभर करके आई है उसमें अब टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के सामने है।
और नाम वापसी का समय अब खत्म हो गया है, तो तस्वीर तमाम जगहों पर करीब करीब जो है वो साफ होती हुई नजर आ गई है। और एक बार फिर से ब्रिजेश, एक आखिरी सवाल है कि अगर हम वहां के आपके इलाके की बात करें तो अब जो सीधा मुकाबला जिनको लेकर के अब यह है कि सारी तस्वीर साफ होने के बाद सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलेगा और यही सबकी कोशिश होगी कि कौन सबसे से ज्यादा वोट लाएं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दिलीप हमारे साथ जुड़े। दिलीप, आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के अब सियासी रणनीतियां लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।